सुमित, जिसकी उम्र 20 साल है, उसने साधारण से कपड़े पहन रखे हैं और उसकी आंखों में ढेर सारे सपने हैं। वह गुजरात के हिम्मतनगर शहर में आता है और यहाँ पर इधर उधर घूमकर अपने लिए काम ढूंढने लगता है। दरअसल उसके पास फिलहाल 5,000 रुपये हैं और इन 5,000 रुपयों से उसे बहुत कुछ करना है। यही सोचकर वह इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते वह एक छोटी सी चाय की दुकान पर चला जाता है जो एक रोड के किनारे बनी हुई थी और वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति चाय बनाने का काम किया करता था और चाय बनाकर बेचा करता था। इसके बाद सुमित उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और वहाँ पर उस बुजुर्ग व्यक्ति से काम के लिए पूछने लगता है। कहता है कि अंकल जी, मुझे नौकरी चाहिए, क्या यहाँ पर मुझे नौकरी मिल सकती है? तो इस बात को सुनने के बाद जो वह बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह पहले तो एक बार सुमित की तरफ देखता है और उसके बाद कहने लगता है कि बेटा, यहाँ पर मेरा ही गुजारा कैसे हो रहा है और मैं तुम्हें भला नौकरी कैसे दे पाऊंगा। लेकिन तभी सुमित कहने लगता है कि अंकल जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, भले ही आप मुझे अपनी दुकान में सोने के लिए दे देना, इतना ही काफ़ी है और मैं आपके यहाँ पर 10 दिन तक काम करना चाहता हूँ, लेकिन 10 दिन के बदले में आपको पूरे महीने तक मुझे यहाँ पर सोने देना होगा। इस बात को सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद सुमित से हामी भर लेता है और कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम भी यहाँ पर आराम कर लेना, कोई परेशानी नहीं है। सुमित को वह अपने यहाँ पर काम करने देता है और सुमित बुजुर्ग व्यक्ति का काम अच्छी तरह से करने लगता है। वह चाय बनाया करता और बुजुर्ग व्यक्ति जहाँ भी चाय देने के लिए कहा करता वहाँ खुद से जाकर चाय को देकर आया करता। बदले में शाम के समय जब बुजुर्ग व्यक्ति घर चला जाया करता है तो वह उसी दुकान में सो जाया करता है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होती। अब जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है जब वह सुमित की हालत को देखता है और सोचने लगता है कि शायद इसके पास घर परिवार कुछ भी नहीं है और ये अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो इसी वजह से जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है अगले दिन जब पूरा दिन भर काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वह सुमित से कहने लगता है कि बेटा, यहाँ पर तुम्हें परेशानी होती होगी, चलो मेरे साथ चलो, मेरे पास छोटा सा घर है जिसके अंदर मैं अपने परिवार के साथ रहा करता हूँ, तो वहीं पर तुम भी रह लेना, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुमित पहले तो इस बारे में थोड़ा सा सोचता है और सोचने के बाद कह देता है कि ठीक है बाबा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। उसके घर में बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसका बेटा और उसके बेटे की बहू होते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है और बुजुर्ग व्यक्ति अपनी इच्छा से ही वह चाय की दुकान चला रहा था ताकि वह बुढ़ापे में किसी पर बोझ ना बन सके और अपने बेटे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड ना रह सके। हालांकि बेटा तो काफ़ी बार उसे मना कर चुका था, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और इसी वजह से वह अपनी चाय की दुकान खुद चलाया करता था। वहाँ पर जाकर सुमित रहने लगता है और दिन के समय में चाय की दुकान पर काम करने लगता है। काम करते करते लगभग उसको 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जैसे ही 10 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो सुमित होता है बुजुर्ग व्यक्ति से अनुमति लेता है और कहता है कि अंकल जी, 1 महीने तक मैं आपके साथ तो रहूँगा, लेकिन अब मैं दुकान पर काम नहीं कर पाऊँगा। बुजुर्ग व्यक्ति को भी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो कह देता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम आराम से अपना जो कुछ तुम्हें करना है वो कर लीजिए, 1 महीने तक तुम्हारा यहाँ पर रहने का इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद सुमित वहाँ से वहाँ की लोकल मार्केट में जाता है और एक खिलौनों की होलसेल की दुकान पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसने 5,000 रुपये के छोटे मोटे खिलौने खरीदे थे और इन खिलौनों को खरीदने के बाद वह इन्हें बेचना चाहता है ताकि वह इन पैसों से कुछ और ज़्यादा मुनाफा कमाकर अपने पैसों को बढ़ा सके। यही सोचकर सुमित उन खिलौनों को ले लेता है और लेकर एक सिग्नल पर खड़ा होकर इन खिलौनों को बेचने लगता है। आती जाती गाड़ियां जब भी रोका करती तो एकदम से सुमित उन गाड़ियों के पास जाकर अपने खिलौनों को बेचने का आग्रह किया करता और धीरे धीरे करके उन खिलौनों को बेचने लगता है। ज़्यादा मुनाफा तो नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे करके वो 10 दिन यहाँ पर भी कंप्लीट कर लेता है और इसका खिलौनों का बिजनेस भी कंप्लीट हो गया था। यानी कि उसने सारे खिलौने बेच दिए थे और खिलौनों को बेचने के बाद उसे लगभग 8,000 रुपये मिल गए थे। यानी कि उसका रहने खाने का इंतजाम तो बुजुर्ग व्यक्ति के यहाँ पर हो गया था और यहाँ पर उसने बिजनेस भी कर लिया था जिससे उसने कुछ मुनाफा कमा लिया था। लेकिन उसके बाद जो सुमित होता है वह उस काम को भी छोड़ देता है और इसके बाद किसी तीसरे काम की तलाश में निकल जाता है। दरअसल अब यहाँ से वह कोई और काम करना चाहता है और इस काम के लिए इधर उधर मार्केट में घूमने लगता है। उसके पास 8,000 रुपये हैं और 8,000 रुपये में वो ऐसा कौन सा काम कर सकता है जो उसका अच्छे से चले और उसे मुनाफा मिले।
यही देखते देखते अचानक से उसकी नज़र एक भेलपुरी वाले पर पड़ती है और उसे ये काम बड़ा ही अच्छा लगता है। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं भी भेलपुरी बेचूं और भेलपुरी बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लूँगा। जो पैसे उसके पास थे उन पैसों से उसने भेलपुरी बनाने का सामान खरीद लिया था और इसके बाद वह रोड किनारे एक जगह खड़ा होकर अपनी भेलपुरी सेलिंग का काम को चालू कर देता है और वहीं पर सुबह से शाम तक भेलपुरी बनाकर बेचने लगता है। लेकिन उसकी फूटी किस्मत कि यहाँ पर उसे भेलपुरी बेचने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता है और वो जैसे तैसे करके दिन भर में 2-4 भेलपुरी ही बेच पाता है। अब वहीं पर जहां पर उसने अपनी दुकान लगाई थी वहीं पर एक और लड़की काम किया करती थी जिसकी उम्र 19 साल होगी और वह शाम के समय अपनी माँ की दुकान पर सब्जियां बेचने में उनकी मदद किया करती थी। दूसरे दिन जब सुमित वहां पर जाकर काम करता है तो शाम के समय वह अपनी माँ की दुकान पर उसका हाथ बटाने आ जाती है, जबकि वह कॉलेज में पढ़ा करती है। उसके बावजूद भी वह अपनी माँ की सब्जियों को दुकान पर आकर बिचवाने का काम किया करती है। जैसे वो सुमित को देखती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि सुमित के चेहरे को लग नहीं रहा था कि ये इतना गरीब और इतना मजबूर हो सकता है। लेकिन जो वह काम कर रहा था उसे देखकर महसूस हो रहा था कि सच में ही ये काफ़ी ज़्यादा गरीब है। इसके बाद जब वह लड़की जिसका नाम सोनिया होता है वह सुमित का जब संघर्ष देखती है तो संघर्ष को देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, क्योंकि सुमित यहाँ पर खड़ा तो हो गया था लेकिन किसी को आवाज़ लगाकर भेलपुरी के बारे में बता नहीं रहा था और कैसे भी करके उसकी भेलपुरी बेच नहीं रही थी। इसके बाद वह लड़की जिसका नाम सोनिया होता है वह उसके पास आती है और उससे उसके बारे में पूछने लगती है। तो सुमित उसे बताता है कि कुछ नहीं, मैं तो यहीं पर रहा करता हूँ एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास और यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम अच्छे से चल ही नहीं रहा, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो सोनिया होती है वो कहने लगती है, अरे बुद्धू ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, जोर जोर से आवाज़ लगानी पड़ती है और आवाज़ लगाने के बाद लोगों को पता चलेगा कि तुम भी यहाँ पर हो, तुम तो डरे सहमे से खड़े हुए हो, तो ऐसे भला तुमसे कौन खरीदने के लिए आएगा। ऐसा कहकर जो सोनिया होती है उसके पास खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर जोर जोर से आवाज़ लगाकर जिस तरह से वो सब्जियां बेचा करती है वैसे भेलपुरी वाले के लिए ग्राहक बुलाने लगती है। और इस बात को देखकर जब जोर जोर से आवाज़ सोनिया लगाती है कुछ लोग वहां पर आ भी जाते हैं और सुमित से भेलपुरियां खरीदने लगते हैं। इसके बाद सुमित धड़ाधड़ उन्हें भेलपुरी बनाकर खिलाने लगता है और इधर जो सोनिया होती है वह जोर जोर से आवाज़ लगाकर कुछ लोगों को और एकत्रित कर लेती है। जब काफ़ी ज़्यादा लोग वहां पर आ जाते हैं तो ढेर सारी भेलपुरी उसकी बिच जाती हैं और थोड़ा सा ही माल उसके पास बचा था जिससे वो भेलपुरी बनाकर और भी खिला सकता था। इसके बाद सोनिया अपनी माँ की दुकान पर आ जाती है और वहां पर आकर माँ को सुमित के बारे में बताती है। कहती है कि ये कैसा दुकानदार है, बिल्कुल भी अपनी दुकान के लिए आवाज़ नहीं लगा रहा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा हो सकता है ये नए नए दुकानदार हो, क्योंकि नए नए जब किसी ऐसे काम को करते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा शर्म लगती है और इसी वजह से इसको ऐसा हो रहा हो। तो इसके बाद सोनिया भी सुमित की मजबूरियों को समझती है और उसके बाद जैसे शाम के समय उसकी कॉलेज की छुट्टी हुआ करती तो वह सुमित के पास आकर सुमित की मदद किया करती और धीरे धीरे जैसे 10 दिन कंप्लीट होते हैं उतने दिनों में जो सुमित होता है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो गया था और वह जोर जोर से आवाज़ लगाकर खुद ही अपनी भेलपुरी के लिए ग्राहक बुला लिया करता। सोनिया इस बात से बड़ी खुश होती है। इधर जो सुमित होता है वह सोनिया को देखकर उस पर मोहित होने लगा था। उसकी बातें और उसका ग्राहक बुलाने का तरीका और उससे उसका बात करने का तरीका वो दोनों उसे बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके बाद जैसे उसे 10 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद अचानक से जो सुमित होता है वहां से गायब हो जाता है। जैसे अगले दिन सोनिया अपने कॉलेज से आती है तो यहाँ पर उसे सुमित नहीं मिलता तो उसके दिमाग में भी ढेर सारी बातें चलने लगती हैं और वो सोचती है कि ये कहाँ चला गया, कहीं इसके साथ कोई गलत तो नहीं हो गया। सोनिया सुमित को इधर उधर ढूंढती हैं और ढूंढने के बाद उसे सुमित कहीं भी नहीं मिलता। इस दौरान जब सोनिया ने सुमित की भेलपुरियों को बेचने का उसे तरीका बताया था वह काफ़ी ज़्यादा उससे अट्रैक्टिव हो गई थी और यहाँ पर अब सोनिया को सुमित की याद आने लगी थी। इसके बाद जो सुमित होता है वह वहाँ से अपना सारा सामान पैक करता है जो कुछ भी उसके पास है और अब तक भेलपुरी बेचकर और खिलौने बेचकर उसने उन 5,000 रुपयों को लगभग 15,000 रुपये बना लिया था। 15,000 रुपयों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद यहाँ से सीधा सूरत की ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ने के बाद उसमें बैठकर सीधा सूरत पहुँच जाता है। रास्ते में उसे भी सोनिया की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन फिलहाल उसे अपने एक ज़रूरी काम करना है और इसी वजह से वह सूरत अपने घर चला जाता है। यहाँ पर जो सुमित का घर होता है वो बड़ा ही आलीशान घर था। घर के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। उसके पिता बहुत ही ज़्यादा करोड़पति व्यक्ति थे। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सुमित के घर में लगभग 15 से 20 नौकर लगे हुए थे जो उन लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने का काम किया करते थे। इसके बाद सुमित अपने घर जाता है और घर जाकर जैसे उसके पिता सुमित को देखते हैं तो एकदम
एकदम से खुश हो जाते हैं। लेकिन सुमित के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और जिस खामोशी को उसके पिता भांप लेते हैं। सुमित के पिता उससे पूछते हैं कि बेटा तुम गए तो सही थे, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी चीज़ दिखाई दे रही है, आखिर क्या बात हो गई, कोई परेशानी हुई है क्या? तो उसके बाद जो सुमित होता है वह अपने पिता को आप बीती सारी बातें बता देता है और कहता है कि पिताजी आपके काम के लिए मैं गया था, वहाँ पर जब मैं लास्ट वाला बिजनेस कर रहा था तो उसके बाद उधर ही मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। वो लड़की वैसे तो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठा हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। पिता जैसे इस बात को सुनता है कि बेटा एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है तो एकदम से आग बबूला हो जाता है और अपने बेटे को धमकाने लगता है। कहता है कि तूने समझ क्या रखा है, हम लोग करोड़पति हैं और हम लोग इस तरह से किसी गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकते। अब घर के अंदर जब गहमा गहमी का माहौल होता है तो वहां पर परिवार के और लोग भी आ जाते हैं। सुमित का बड़ा भाई, उसके बड़े भाई की पत्नी और उसके बड़े भाई का लड़का और साथ में सुमित की जो माँ होती है वह भी वहां पर आ जाती है। जब वहां पर परिवार का मुखिया इतना गर्म हो रहा था तो सुमित की माँ उसे शांत कराती है और पूरी बात के बारे में पूछती है। इसके बाद जो सुमित के पिता होते हैं वह सभी लोगों को सुमित के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये गरीब लड़की से शादी करने के लिए बोल रहा है। अब इस बात को सुनकर सभी लोग सुमित से इस बात के लिए मना करने लगते हैं और कहते हैं कि अपने दिमाग से ऐसी लड़कियों का ख्याल निकाल दे, तू एक करोड़पति व्यक्ति है और ऐसा तू बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यह बात सुनकर जो सुमित होता है उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, लेकिन फिलहाल वह किसी से कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। रात को आराम करते समय वह बार बार वहीं पर उस लड़की सोनिया के बारे में सोच रहा था और सोचता सोचता वह काफी ज्यादा उसको इमेजिन करने लगता है। अब रात भर सोचने के बाद सुमित को पता चल गया था कि मैं सोनिया के बिना नहीं रह सकता और मुझे वापस से जाना होगा। दूसरे दिन सुबह सुबह सुमित अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है, लेकिन वहां से सीधा वो उसी जगह पहुंच गया था जहां पर वो भेलपुरी का काम किया करता था। लेकिन इतनी देर में अपनी माँ की दुकान पर सोनिया भी आ जाती है और जैसे सोनिया सुमित को वहीं पर बैठा हुआ देखती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सीधा सुमित के पास जाकर उसे पूछने लगती है कि कहाँ चले गए थे तुम और आज तुम भेलपुरी का काम क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद जो सुमित होता है वह सोनिया का हाथ पकड़ता है और उसे एकांत में ले जाता है। कहता है कि सोनिया मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सोनिया भी इस बात को सुनकर थोड़ी सी गंभीर होती है और सुमित के साथ एक साइड में चली जाती है और वहां पर जो सुमित होता है वह सोनिया से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि सोनिया मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह बात सुनकर जो सोनिया होती है वह भी पिछले एक दिन से सुमित को ही बार बार याद किया करती थी और उसे भी पता चल गया था कि वह भी सुमित से प्यार किया करती है और उसके बिना वह भी नहीं रह सकती। इसके बाद सोनिया कहती है कि हाँ सुमित, मैं भी तुमसे प्यार कर बैठी हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था और उसके बाद सुमित वहां पर रहकर फिर से भेलपुरी का काम करने लगता है और सोनिया के साथ ही अच्छा समय बिताने लगता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रहते हुए उसे 2 दिन होते हैं तो 2 दिन के अंदर उसके पिता के आदमियों ने सुमित का पता लगा लिया था और पता लगाने के बाद वह उसके बारे में सुमित के पिता को बता देते हैं। इधर जो सोनिया होती है उसने भी सुमित को और अपने बारे में अपनी माँ को बता दिया था और माँ भी सुमित के व्यवहार से अच्छी खासी वाकिफ थी और वह सोचती थी कि लड़का मेहनती है और कैसे भी करके अपना समय व्यतीत कर लेगा। तो इसी वजह से जो सोनिया की माँ होती है वह सुमित को अपने घर में बुला लेती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुम दोनों की शादी करा देंगे और उसके बाद तुम इसी घर में रहना, क्योंकि सोनिया अपनी माँ के साथ उस शहर के अंदर एक छोटे से घर में रहा करती है और माँ सब्जी बेचकर अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रही है। सुमित भी उनके साथ रहने लगता है और सुबह सुबह सुमित और सोनिया की माँ दोनों वहां पर जाकर अपनी अपनी दुकानों को सेट किया करते और वहीं पर काम कर रहे थे। जैसे ही वहां पर सुमित को काम करते हुए 3 दिन बीतते हैं तो 3 दिन बाद अचानक से एक बहुत बड़ी गाड़ी जो कि उसके पिता की थी और उसके साथ ढेर सारे लोग थे वह एकदम से आकर वहां पर रुकते हैं। दोपहर बाद का समय हो गया था और अब तक सोनिया भी उन दुकानों पर आ गई थी। वहां पर वह गाड़ी आती है और गाड़ी के अंदर से सुमित के पिता निकलते हैं और निकलने के बाद सीधा सुमित की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, जब हमने तुमसे मना कर दिया तो ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यह बात देखकर जो सोनिया होती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा व्यक्ति अपनी गाड़ी में से निकलकर सुमित से बेटा क्यों कह रहा है, क्या ये सच में इसका पिता है? अगर ये इसका पिता है तो इसने हमें ये क्यों बताया था कि मैं अनाथ हूँ। जब सुमित से सोनिया ने और सोनिया की माँ ने पूछा था कि तुम्हारे माता पिता कहाँ रहा करते
करते हैं और कहाँ के तुम रहने वाले हो। तो सुमित ने अपने बारे में यही बताया था कि मैं अनाथ हूँ, जैसे तैसे करके अनाथ आश्रम से पला बड़ा हूँ और मैंने ये पढ़ाई की है। उसके बाद मैं बिजनेस करके अपनी ज़िंदगी को सेटल करना चाहता हूँ, इसी वजह से यहाँ पर रहकर बिजनेस किया करता हूँ। इसके बाद जो सुमित होता है वह अपने करोड़पति पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बिल्कुल भी सोनिया के बिना नहीं रह सकता, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, तो इसी वजह से मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानता। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे व्यतीत कर लूँगा, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो उसके पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा, मुझे पता है कि जब तुम उससे प्यार करते हो तो उसके बिना नहीं रह सकते। इसी वजह से मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में और सोचकर मैंने ये तय किया है कि ठीक है, मैं तुम्हारी उसी लड़की से शादी करा दूंगा। अभी तक ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं कि आखिर ये क्या कारण है, किस वजह से करोड़पति व्यक्ति एक भेलपुरी वाले को अपना बेटा कह रहा है। और उसके बाद जो सुमित की प्रेमिका सोनिया होती है वह सुमित को इशारा करके अपनी तरफ बुलाती है, जहां पर सोनिया की माँ और सोनिया बड़े ही हैरान थे इन सभी चीज़ों को देखकर और उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद सुमित उनके पास जाता है और यहाँ पर उसका पिता उसकी भेलपुरी के ठेले के पास खड़ा हुआ था। वह चारों तरफ सभी लोगों के निगाहों को देख रहा था, लेकिन बेटा उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर गया था, तो पिता वहीं पर खड़ा हुआ था। इसके बाद सोनिया उससे पूछने लगती है कि सुमित, ये हो क्या रहा है? तुमने तो हमें अपने आप को अनाथ बताया था, लेकिन फिर ये तुम्हारे पिताजी कैसे हुए और तुम भी इन्हें पिता कहकर बात कर रहे हो? तो उसके बाद सुमित कहने लगता है कि सोनिया, दरअसल मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई थी। ये जो सामने खड़े हुए हैं ये सच में ही मेरे पिता हैं और हमारे पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। जब मैं यहाँ पर आया था तो हमारे परिवार की एक परंपरा है कि जब भी कोई बच्चा परिवार का बड़ा होता है तो उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए एक शहर में छोड़ा जाता है, जहाँ पर वह नौकरी भी करेगा और अपना बिजनेस भी करेगा और कुछ ना कुछ मुनाफा कमाकर 1 महीने के बाद घर लौटेगा। तब तक ना तो घर वाले उससे बात करेंगे और ना ही अपनी किसी भी पहचान को वो किसी के सामने उजागर कर सकता है। इससे हमारे परिवार का हर व्यक्ति, जो भी परिवार का वारिस होता है, वह इस चीज़ को समझ जाता है कि आम दुनिया कैसी है और किस तरह की राह करती है। लेकिन बचपन से ही मुझे इस अमीरी भरी जिंदगी से कोई भी मतलब नहीं था और मैं तो खुलकर जिंदगी जीना चाहता था। जब 1 महीने में यहाँ पर रहा और तुम्हारे साथ बिताए हुए पल, उनकी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया और इसी वजह से जब मैंने अपने पिता से वापस जाकर कहा कि पिताजी, मैं सोनिया के बिना नहीं रह सकता, तो उन्होंने मुझसे साफ साफ मना कर दिया और पूरे घर वाले इस बात के खिलाफ हो गए। मैं चुपके से अपने घर से भाग आया और दोबारा से यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ रहने लगा। अब सोनिया और उसकी माँ को पूरी बातें समझ में आ जाती हैं और वह इस बात को सुनकर बड़ी हैरान होती है कि ऐसी भी कोई परंपरा हो सकती है क्या। इसके बाद जो सुमित का पिता होता है वह वहाँ पर आता है और वहाँ पर आने के बाद जो सुमित होता है वह उसे बताता है कि ये सोनिया है पिताजी और ये उसकी माँ है। तो सुमित का पिता सोनिया की माँ से उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने लगता है और कहता है कि देखिए जी, हम आपकी बेटी को अच्छी तरह से रखेंगे और कैसी भी कोई समस्या नहीं होने देंगे। हमारा बेटा आपकी बेटी से प्यार कर बैठा है और ये इसी से शादी करना चाहता है। सोनिया की माँ को ये सभी बातें पहले से ही पता थी, तो इस वजह से उसे कोई भी आपत्ति नहीं होती है और इसके बाद सुमित और सोनिया की धूमधाम से सूरत के अंदर शादी हो जाती है और ये शादी काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड हो गई थी। यहाँ पर जो सोनिया की माँ होती है उसके कुछ जानने पहचानने वाले भी शादी में जाते हैं और वह इस शादी को देखकर हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि कभी वो सोनिया की माँ को ताना मारा करते थे। जब सोनिया छोटी थी तो उसी दौरान उसके पिता की मौत हो गई थी, लेकिन जब उसके जानने वालों ने उससे दूसरी शादी के लिए कहा तो सोनिया के लिए उसने शादी करने से मना कर दिया था। और अब उसकी बेटी की इतने बड़े घर में शादी हो गई है तो सभी लोग इस बात से दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए हैं। यहाँ पर जो सुमित का परिवार होता है वह भी सुमित और सोनिया को एक्सेप्ट कर लेता है और फिलहाल वो लोग अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमें अच्छे कमेंट भेजकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता है त्रिलोचन सिंह जी का। त्रिलोचन सिंह जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी ज्यादातर हर वीडियो को अपना आशीर्वाद देने के लिए। दूसरा नाम आता है इंदू पटेल जी का। इंदू पटेल जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है रविंद्र प्रकाश जी का। रविंद्र प्रकाश जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा नाम आता है धर्मेंद्र सरोज जी का। धर्मेंद्र सरोज जी, जो लगातार काफी दिनों से हमारे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए।
अगला नाम आता है प्रेम कुमार जी का। प्रेम कुमार जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपके नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट भेजकर हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।